अस्सलाम वालेकुम। अभी आई है आपको आवाज़ मेरी क्लास? चलें ठीक है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलें ठीक हो। अच्छा, आप लोगों का, मैं अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। असल में आप लोगों का टाइम टेबल चेंज हुआ है। मुझे जो है पता चला है आप लोगों का कल भी टेस्ट है और एक सैटरडे को भी है आप लोगों का टेस्ट। कल आप लोगों का फार्माकोलॉजी का है। ठीक, तो फिर हम इस तरह करते हैं कि आज मैंने यही सोचा कि आपको ना टेस्ट रिवाइज करवा दूँ सैटरडे का, प्लस जो डॉक्टर मेहरीन ने कल सिरामिक्स पढ़ाया उसको रिवाइज करवा दूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें हजम हो जाएं, मतलब आप लोग डाइजेस्ट कर सको। तो आपको अगर सिरामिक्स में कोई चीज़ नहीं समझ आई, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोग कहते हैं कि पहले कंपोजिट्स को डिस्कस कर लें, कंपोजिट एंड बॉन्डिंग को, उसमें से जो आपको नहीं समझ आया हुआ टॉपिक, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, कुछ भी, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज मैं इस तरह करूँगी कि जो सिरामिक्स भी है उसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं, बजाय कि हम उसमें भी आगे आगे भागें। पहले टेस्ट बता दूँ? अच्छा, उमैद मैं बस थोड़ा सा सिरामिक्स का 15 to 20 मिनट्स कवर करवा के ना आज का लेक्चर, तो मैं आप लोगों को कंपोजिट का देखते हैं, उसको भी करते हैं। ठीक है? अच्छा, सिरामिक्स मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि उसको हम वन बाय वन बार बार इसीलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि जो भी उसमें मसले मसाइल हैं। मैं देखती हूँ कंपोजिट का लेक्चर जो है मेरे पास, डॉक्टर मेहरीन का लेक्चर पड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, फिर मैं आप लोगों को ना कंपोजिट्स का थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को कंपोजिट में कौन सा टॉपिक है जो आप मुझसे देखना चाहते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि वो डिस्कस हो जाए, उसकी कंपोजिशन, उसकी इंडिकेशंस, कुछ भी अगर आपको याद हो, या आप लोगों ने शायद अभी पैथोलॉजी का ही पढ़ा होगा, कंपोजिट्स का कोई टॉपिक, या फिर मैं ओवरव्यू दे दूं पूरे लेक्चर का कंपोजिट्स का, ताकि आपको सैटरडे की प्रिपरेशन आसान हो जाए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। वनीज़ा, ये सिरामिक्स जो है ना, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम उसको एक एक करके, आज मैं जो मेहरीन ने कल आपको बताया, ठीक है, मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक हो गया? जो मेहरीन ने कल पढ़ाया है मैं उसको दोबारा से रिपीट करवाऊंगी। उमैद, कॉम्पोजिट्स जो है वो फिलिप्स में बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, और फिलिप्स में तो ईच एंड एवरीथिंग कवर्ड है। ठीक है, और शाहीना में थोड़ा सा उसको शॉर्ट करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है आप फिलिप्स को रखें मेन उसके ऊपर, और अगर कोई बच्चा फिलिप्स नहीं पढ़ सकता, क्योंकि फिलिप्स में काफ़ी डिटेल में होता है, तो जो शाहीना है वो फिलिप्स की थोड़ी शॉर्ट फॉर्म आप कह लें, तो आप शाहीना से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको ना, डॉक्टर मेहरीन का मेरे पास लेक्चर है, उन्होंने आपको कंपोजिट करवाया था, उसको मैं खोल के तो आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, जो जो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें ये मेरे पास पड़ा हुआ है। कंपोजिट्स, बस आप थोड़ा सा इसको जनरल देखते जाएं, मैं इसको बहुत क्विक रिव्यू दूंगी। पास्ट पेपर तो लाजमी देखें, पास्ट पेपर्स तो आप ये देखें कि यूएचएस के एग्जाम में पास्ट पेपर्स में से ज़रूर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वो एक हलवा एक किस्म का आपके लिए है, वो तो आप ज़रूर प्रिपेयर किया करें। ठीक है, और उसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अच्छा, इंडिकेशंस जो है कंपोजिट्स की वो ये हैं कि वो जहाँ पे हमें एस्थेटिक्स रिक्वायर्ड है ना, मोस्टली वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, एज इन केस ऑफ इंटीरियर टीथ। ठीक है, जहाँ पे आपको एस्थेटिक रिक्वायर्ड है। रिस्टोरेशन फॉर इंटीरियर एंड पोस्टीरियर टीथ, यानी कि अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप इसे पोस्टीरियर टीथ के लिए नहीं यूज़ कर सकते, आप इसे लो स्ट्रेस बेरिंग एरियाज में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स का अगर आपको याद हो तो मैंने ही आप लोगों को पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स का बताया था कि जिन पेशेंट्स में
कैविटीज नहीं होती, लेकिन उनका स्टार्ट होता है, यानी उस बिल्कुल ब्लैक से स्पॉट्स आपको नजर आएंगे, उस सूरत हाल में आप क्या करेंगे कि पेशेंट का बजाय कि पूरी कैविटी बनाने के उस छोटी से स्पॉट की वजह से उसका दांत ज़ाया करने की बजाय आप क्या करेंगे कि उसको हल्का सा रिमूव करके वहाँ पे पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स लगा देंगे, उसको भर देंगे ताकि वहाँ पे मजीद जो है वो एक्सटेंड ना करे, वो पिट जो बना है, वो जो कैविटी स्टार्ट हो रही है उस वो आगे मजीद ना बढ़े, उसको रोकने के लिए वी यूज पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ फुल फ्लेज कैविटी एंड मेकिंग अ रेस्टोरेशन। ठीक है, तो composites can be used as pits and fission sealants. Bonding of ceramic veneers, आप देखेंगे कि ऑर्थोडोंट में और जब आप ब्रेसेस को दांतों के साथ लगाते हो तो वो किस चीज़ से लगाते हो, वो भी आप कंपोजिट से लगाते हो। ये जितने भी आपकी क्लास में भी किसी के होंगे ब्रेसेस होंगे, उनको ये पता होगा कि कंपोजिट्स के साथ उनकी जो सीमेंटेशन है वो हमने की है। इसी तरह वनेयर्स जो बनाते हैं हम, उसकी भी बॉन्डिंग करते हैं हम सिरामिक वनेयर्स की, जो हमने अभी सिरामिक्स में पढ़ा भी है और पढ़ भी रहे हैं, उसकी बॉन्डिंग भी हम कंपोजिट्स के साथ करते हैं। टू सीमेंट ब्रैकेट्स इन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, ब्रेसेस जो मैंने आपको बताया यूज्ड एज प्लेट्स। ठीक हो गया। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं? ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ये हैं लार्ज पोस्टीरियर रेस्टोरेशंस। मैंने आपको बताया कि ये ऐसा नहीं है कि ये पोस्टीरियर रेस्टोरेशन में नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन ये बहुत बड़ी कैविटीज़ के लिए नहीं यूज़ हो सकता, क्योंकि ये इतना स्ट्रेंथ नहीं है इसकी जितनी एक अमेलगम फिलिंग की स्ट्रेंथ है फॉर पोस्टीरियर रेस्टोरेशन। ठीक है, तो जो है जहाँ पे आपको लगे कि बहुत बड़ी कैविटी है, जहाँ पे ये रेस्टोरेशन को बहुत ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा, वहाँ आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह ब्रक्सिज्म की जिनमें प्रॉब्लम है, जिन पेशेंट्स को दांत रगड़ने की मसला है, जो रात को दांतों को आपस में क्लेंच करते हैं, अक्सर आप लोगों में से भी किसी को ये मसला होगा, उसमें भी हम ये नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये इतना ज़्यादा लोड, मैस्टिकेटरी लोड इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये टूट सकता है। इसी तरह ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे पुअर आइसोलेशन है, जहाँ पे सलाइवा की कंटेमिनेशन जो है वो ज़्यादा हो सकती है, वहाँ पे भी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, बेसिक जो इसका आपको आना चाहिए वो ये है कॉम्पोजिशन में इसकी क्या है। ठीक है, कॉम्पोजिट का मतलब होता है कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन, कॉम्पोजिट। ठीक है, तो इसमें एक रेजिन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसमें फिलर पार्टिकल्स होंगे और इसमें कपलिंग एजेंट्स होंगे। ठीक है, इसमें होगा रेजिन मैट्रिक्स, फिलर पार्टिकल्स और कपलिंग एजेंट्स। ठीक है, रेजिन मैट्रिक्स जो है वो मतलब एक मेन उसका मैट्रिक्स होगा, उसके अंदर फिलर पार्टिकल्स डिस्पर्स कर दिए जाएंगे और कपलिंग एजेंट्स जो होगा वो रेजिन मैट्रिक्स और फिलर पार्टिकल्स को आपस में जोड़ेगा। उसके अलावा जो माइनर कंपोनेंट्स में आ जाता है वो एक्टिवेटर एंड इनिशिएटर आ जाता है। जो अगर वो लाइट एक्टिवेटेड कंपोजिट्स हैं तो वो उसमें एक एक्टिवेटर होगा और एक इनिशिएटर होगा, एक इनहिबिटर होंगे और मॉडिफायर्स होंगे, कलरिंग एजेंट्स होंगे। ठीक है, ये इसकी मैट्रिक्स प्लस फिलर इज इक्वल टू कॉम्पोजिट। ठीक है, यानी कि कपलिंग एजेंट ने उन दोनों को आपस में जोड़ा तो हमारे पास कॉम्पोजिट आ गया। रेजिन मैट्रिक्स फॉर्म्स कॉन्टिन्यूस फेज एंड बाइंड्स द फिलर। ठीक है, रीइंफोर्सिंग फिलर पार्टिकल स्ट्रेंथन द कंपोजिट। अब आप ये देखेंगे फिलर पार्टिकल्स हम क्यों डालते हैं, हर चीज का एक ना मकसद है कोई चीज इस्तेमाल करने का, तो फिलर पार्टिकल स्ट्रेंथन द कंपोजिट। ठीक है, अगर हम सिंपल रेजिन मैट्रिक्स यूज करेंगे तो उसमें तो बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं होगी, जब हम उसमें वो हाई स्ट्रेंथ फिलर पार्टिकल्स डालेंगे तो उसकी कंपोजिट की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। कपलिंग एजेंट्स जो ऑर्गेनोसिलेंस होते हैं, अब उन कंपोजिट्स को, उस रेजिन मैट्रिक्स को पार्टिकल्स के साथ भी तो किसी ने जोड़ना है ना, तो वो है कपलिंग एजेंट्स। ठीक है, एक्टिवेटर एक्टिवेट्स द इनिशिएटर। मैंने आपको बताया कि उसके अंदर एक्टिवेटर होता है और इनिशिएटर होता है। एक्टिवेटर वो होगा जो इनिशिएटर को एक्टिवेट करेगा टू स्टार्ट द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक्टिवेटर एक्टिवेट्स द इनिशिएटर। टर्शरी अमाइन भी जो है हमारे पास एक्टिवेटर है। ठीक है, और इनिशिएटर जो है हमारे पास वो बेंजोइल पेरोक्साइड है, स्टार्ट्स द रिएक्शन। इनहिबिटर जो होता है प्रिवेंट्स पॉलीमराइजेशन ड्यूरिंग स्टोरेज, यानी कि हम वो डालते हैं जब हम चाहते हैं कि ये जो है रिएक्शन ना हो, यानी कि इन पॉलीमराइजेशन ना हो, तो वो इनहिबिटर्स होते हैं। और कलरिंग एजेंट्स गिव डिफरेंट शेड्स टू कंपोजिट्स। ठीक है, ये इसकी बेसिक कंपोजिशन है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेटर क्या है, टर्शियरी अमाइन, और इनिशिएटर क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड। एक्टिवेटर विल एक्टिवेट द इनिशिएटर बेंजोइल पेरोक्साइड टू स्टार्ट द रिएक्शन। ठीक है,
अभी इन्होंने रेजिन मैट्रिक्स का बड़ी डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है कि ये एक्चुअली है क्या. इट इज दैट फेज दैट पोलीमराइजेस टू फॉर्म अ सॉलिड मास एंड दैट बॉन्ड्स टू द टू स्ट्रक्चर. ठीक है, वीकेस्ट एंड द लीस्ट वियर रेजिस्टेंट फेज. मैंने आपको बताया कि ये बहुत वीक होता है जो मेन मैट्रिक्स होता है. अब्जॉर्ब वाटर, स्टेन्स एंड डिस्कलर. The beneficial properties contributed by the resin are the ability to be molded at ambient temperatures coupled with setting by polymerization achieved in conveniently short time. ठीक है, ये होता ही है कि ये एक्चुअली ये फेज है जो पोलीमराइज होता है रेजिन मैट्रिक्स जो है. ठीक है, और इफ द कंपोजिट इज मेड ऑफ जस्ट द रेजिन मैट्रिक्स इट इज कॉल्ड अनफिल्ड रेजिन. आपने अक्सर जगहों पे ये पढ़ा होगा अनफिल्ड रेजिन. अनफिल्ड रेजिन वो है जिसमें फिलर पार्टिकल्स नहीं है. ठीक है, पीछे डालनी है. हाँ, पीछे सारे बालों में कैसे आएगी? थोड़े बाल निकल जाते हैं मेरे. कितने बाल आते हैं? मैं डाल मामा भी नहीं डाल. चलिए ना मुंह सीधा कर. ये बातें आ रही हैं इसमें किसी बच्चे की. अच्छा, कॉम चल बीच में से थोड़ी डिस्टॉर्शन हो गई थी. रेजिन मैट्रिक्स हो गया. मोनोमर्स जो हैं वो यूज होते हैं इसमें बिस में. ठीक है, यूरेथेन डाइमेथाइक्रेलेट और ट्राई इथाइलिन टेग्मा जिसको हम बोलेंगे ट्राई इथाइलिन ग्लाइकोल डाइमेथाइक्रेलेट. ठीक है, ये मोनोमर्स हैं जो कंपोजिट्स में यूज होते हैं. फिलर पार्टिकल्स का क्या रोल है? इट इम्प्रूव्स मटेरियल प्रॉपर्टीज, उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा. इट इज़ 30 to 70% बाय वॉल्यूम, 50 to 80% बाय वेट. ठीक है, इसका इतना अंदर परसेंटेज. क्लास आप लोग ये लोग अगर ओवरव्यू ले लेंगे तो आपको आगे ये टेस्ट प्रिपेयर करने में आसानी होगी. ठीक है, फिलर पार्टिकल्स का क्या रोल है? इट इम्प्रूव्स मटेरियल प्रॉपर्टीज. एडवांटेजेस में आप देख लें कि स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, एब्रेजन रेजिस्टेंट, एस्थेटिक्स, हैंडिंग उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव होगी, रिड्यूसेस कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, क्योरिंग श्रिंकेज इज रिड्यूस. ठीक है, जो श्रिंकेज होती है इसमें आपको मैंने बताया था बड़ी डिटेल में, ये आपका एक टॉपिक था कि पोलीमराइजेशन श्रिंकेज इज मेन प्रॉब्लम ऑफ कंपोजिट रेजिन. तो अगर फिलर पार्टिकल्स जो हैं वो उनका ये भी रोल है कि वो क्योरिंग श्रिंकेज को कम करते हैं. ठीक है, अब इसमें टाइप्स ऑफ फिलर पार्टिकल्स आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से टाइप्स यूज होते हैं. 3 टाइप्स ऑफ फिलर पार्टिकल्स: क्वार्ट्ज, कोलाइडल सिलिका, ग्लासेस और सिरामिक कंटेनिंग हैवी मेटल्स. ठीक है, क्वार्ट्ज, कोलाइडल सिलिका, ग्लासेस और सिरामिक कंटेनिंग हैवी मेटल्स. इफ द कंपोजिट इज मेड अप ऑफ द रेजिन मैट्रिक्स एंड द फिलर इज कॉल्ड फिल्ड रेजिन. मैंने आपको बताया था कि अगर फिलर्स अंदर नहीं होंगे तो अनफिल्ड रेजिन होगा. अगर अंदर हम फिलर्स डाल देंगे तो इट इज कॉल्ड फिल्ड रेजिन. बेनिफिट्स ऑफ द फिलर: रीइंफोर्स द मैट्रिक्स. वही बात बार बार रिपीट की हुई है कि फिलर्स का अंदर क्या काम है इन कंपोजिट रेजिन. इट रीइंफोर्स द मैट्रिक्स, इट रिड्यूस द पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज, इट रिड्यूस थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, रिड्यूस वाटर सॉर्प्शन एंड स्टेनिंग, इंप्रूव वर्केबिलिटी बाय इंक्रीजिंग विस्कोसिटी. ठीक है, अगर आप रेजिन मैट्रिक्स में फिलर्स नहीं ना डालेंगे तो उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होगी और उसकी हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी. उसको इम्प्रूव करने के लिए भी फिलर पार्टिकल्स यूज होते हैं. दे इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ दैट मटेरियल, तो विस्कोसिटी वर्केबल हो जाएगी. ठीक है, और इंक्रीज रेडियो ओपेसिटी. टाइप्स ऑफ फिलर पार्टिकल्स 3 तरह के थे: क्वार्ट्ज था, कोलाइडल सिलिका था, ग्लास और सिरामिक कंटेनिंग हैवी मेटल्स. ठीक है, ये 3 तरह के थे. इनके आगे से क्या है ये आपने अब देख लेने हैं. होपफुली आपके पास ये डॉक्टर मैरी ने आपको ये दे दिया होगा लेक्चर भी. इफेक्ट ऑफ फिलर डिपेंड्स ऑन द. अच्छा, अब ये भी है कि अब वो फिलर पार्टिकल्स का साइज क्या है, उसकी शेप क्या है और कितनी मिकदार में वो डाला हुआ है. दीज ऑल फैक्टर्स जो हैं डिटरमिन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कॉम्पोजिट. ठीक है, कि कितना फिलर साइज है, कितना उसका कंटेंट है और क्या शेप है उसकी. दे ऑल, पता है ये सारी चीज़ें उसकी कंपोजिट की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकती हैं. ठीक है, इंक्रीज इन फिलर कंटेंट इंक्रीजेज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. अगर आप देखें किसी कंपोजिट में एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जितना फिलर कंटेंट आप ज़्यादा कर दोगे उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाएंगी. लेकिन उसके फिर कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. उसमें ये होता है कि विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है.
एंड अब्रेजन रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। फैक्टर्स दैट डिटरमिन द प्रॉपर्टीज एंड क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ कंपोजिट्स। ठीक है, अमाउंट ऑफ फिलर एडिड साइज, मैंने वही आपको बताया कि जो प्रॉपर्टीज, अगर फिलर पार्टिकल्स की बात की जाए तो वो कंपोजिट के जो प्रॉपर्टी को डिटरमिन करता है उसका साइज है, उसका अमाउंट है और उसकी शेप है। ठीक है, अब कपलिंग एजेंट्स क्या होते हैं? कपलिंग एजेंट जो है वो मैट्रिक्स को पार्टिकल्स के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, बॉन्ड द फिलर पार्टिकल्स टू द रेजन मैट्रिक्स। मोस्ट कॉमनली यूज और ऑर्गेनोसिलेन्स, और ऑर्गेनोसिलेन्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं, और इम्प्रूव्स फिजिकल एंड मैकेनिकल। और ये भी जो है सिर्फ इसका जो कपलिंग एजेंट्स है, इसका काम सिर्फ उनकी जो है जोड़ने के अलावा ये उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, और provides hydrolytic stability by preventing water from penetrating along the filler resin interface। आपने फिलर और रेजिन को जोड़ा तो वो उसके अंदर पानी की पेनिट्रेशन को भी रोकेगा। ठीक है, तो organocyanins which is a coupling agent has a very strong role in composites। ठीक है, inhibitors and accelerators, inhibitors prevent spontaneous polymer formation, heat light extends shelf life। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि कुछ इनिशिएटर यूज होंगे, कुछ इनहिबिटर्स यूज होंगे, कुछ एक्सेलरेटर्स यूज होंगे, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब एडवांटेजेस मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं ये बीच में से कुछ स्किप भी कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ आपको ओवरव्यू दे दूँ कि मतलब इसके एडवांटेजेस क्या है। मेन जो है इसकी कॉम्पोजिशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, और 3 तरह के जो इसमें पार्टिकल्स यूज हुए हैं, और मेन जो इसकी टाइप्स आगे यूज होंगी कि कौन कौन से टाइप्स के और क्लासिफिकेशन होगी इसकी। ठीक है, तो एडवांटेजेस में आ जाता है कि इसकी एक्सीलेंट एस्थेटिक्स है। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ टूथ। ठीक है, आप देखें जब आपने अमेलगम फिलिंग पढ़ी थी तो उसमें ये होता है कि हमें उसको रिटेंटिव बनाने के लिए बहुत ज़्यादा दांत को काटना पड़ता है, उसकी शेप ऐसी बनानी पड़ती है। कंपोजिट के केस में ऐसा नहीं है, हमें कोई उसकी ऐसी, क्योंकि कंपोजिट्स केमिकली बॉन्ड विद द टूथ। ठीक है, तो एडिशन टू द टूथ स्ट्रक्चर, तीसरा इसका जो एडवांटेज है लो थर्मल कंडक्टिविटी है, और ऑल्टरनेटिव टू अमेलगम स्टैटिकली जो है अमेलगम से बहुत बेहतर है। लेकिन इसके फिर जहाँ इसके एडवांटेजेस है वहाँ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट इज़ वेरी टेक्निक सेंसिटिव। पोलिमराइजेशन श्रिंकेज मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था, इसका बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है। डिक्रीज वाटर रेजिस्टेंस, लैग स्ट्रेंथ एंड टफनेस, आप इसको पोस्टीरियर एरियाज में इतनी कॉन्फिडेंटली यूज़ नहीं कर सकते, या जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा जो टूथ स्ट्रक्चर वाज इन्वॉल्व इन द केरीज, वहाँ पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। लैग स्ट्रेंथ एंड टफनेस, बायोकम्पैटिबल, ये इसके डिसएडवांटेजेस में नहीं होना चाहिए था, ये इसके एडवांटेज में होना चाहिए था कि यहाँ पे लिखना चाहिए था कि इसकी बायोकम्पैटिबिलिटी भी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है यहाँ पे, क्योंकि इसमें अगर वो अनपोलिमराइज्ड, यहाँ पे ना आप ये बायोकम्पैटिबल इतना नहीं है। ठीक है, ये डिसएडवांटेज इसका है, क्योंकि इसमें जो मोनोमर्स रह जाते हैं ना, जो पोलिमराइजेशन में शामिल नहीं होते, जो आप कह लें कि जो मोनोमर्स पीछे रह जाते हैं, दे आर वेरी इरिटेटिव टू द ओरल टिश्यूज। ठीक है, तो दैट इसकी बायोकम्पैटिबिलिटी भी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने डेंटल अमेलगम और कंपोजिट को रखा हुआ है कंपैरिजन में। तो डेंटल अमेलगम इतना टेक्निक सेंसिटिव नहीं है, एस्थेटिक्स कॉम्प्रोमाइज है उसकी, लेकिन कंपोजिट की एस्थेटिक बहुत अच्छी है। रिटेंटिव फॉर्म रिक्वायर्ड, रिटेंटिव फॉर्म रिक्वायर्ड मतलब मैंने आपको बताया कि अमेलगम को रिटेंटिव बनाने के लिए कि वो देर पा दांत के अंदर रहे, उसको हमें एक्स्ट्रा काटना पड़ता है दांत को, तो उसको रिटेंटिव फॉर्म देनी पड़ती है। लेकिन दिस इज केस इज नॉट विद द कॉम्पोजिट रेस्टोरेशंस। ठीक है, वहां पे हमें रिटेंटिव शेप नहीं देनी पड़ती। तो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेंटल अमेलगम। डेंटल अमेलगम की हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और एक्सीलेंट वियर रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर हम देखें तो कंपोजिट की मैंने आपको बताया है कि जो कंपोजिट की मैंने आपको बताया कि इतनी ज़्यादा उसकी वो स्ट्रेंथ और टफनेस नहीं होती, इट लैक्स स्ट्रेंथ एंड टफनेस। ठीक है, ये फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है। ओके, ये तो आपको था इंट्रो टू द डेंटल कंपोजिट्स।
अच्छा, अभी आप मुझे बताएं कि यहाँ तक जो लेक्चर था उसमें किसी को कुछ नहीं समझ आया, मतलब मैंने बड़ा क्विकली रिव्यू दिया है, अगर कुछ नहीं समझ आया तो हम स्पेशली उसको देख लेते हैं, ठीक है, उस स्लाइड को देख लेते हैं। आपको समझ आया कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसको एमेल्गम फिलिंग के ऊपर क्यों जो है वो फोकियत हासिल है, प्रायोरिटी देते हैं हम। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेक्चर? क्लास क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेक्चर? तो मैं आपको दूसरा डॉक्टर मेरीन का जो लेक्चर है वो भी रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, अब आपने इसको बुक से जाके देखना है, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा, ये डॉक्टर मेहरीन का दूसरा लेक्चर है, ठीक है, इसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन बताई है। क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लासिफिकेशन और उसकी टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोजिट्स की। तो हम क्लासिफाई करते हैं कंपोजिट्स को अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मोनोमर। मैंने आपको बताया था ना कि मोनोमर बिस जीएमए है, टेक्डमा है, यूरेथेन डाइमेथिक्लेट है। तो ऑन द टाइप ऑफ मोनोमर्स भी हम इसको क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू फिलर साइज। कितने नैनोमीटर का फिलर साइज यूज हुआ है, वेदर इट इज माइक्रोफिल्ड है या ये मैक्रोफिल्ड है या ये हाइब्रिड है। तो ये फिलर साइज के ऊपर भी हम इसको क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू फिलर कंटेंट, कितना फिलर कंटेंट डाला हुआ है, और अकॉर्डिंग टू मोड्स ऑफ एक्टिवेशन, लाइट एक्टिवेटेड है, हीट एक्टिवेटेड है, या तीसरा जो है एक और भी वो केमिकली एक्टिवेटेड, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फिलर साइज, मैक्रोफिल्ड में जो पार्टिकल साइज होगा वो 8 to 12 माइक्रोमीटर होगा। स्मॉल पार्टिकल फील्ड, अच्छा ये ना इसकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसमें आ जाता है कन्वेंशनल और माइक्रोफिल्ड कंपोजिट, स्मॉल पार्टिकल साइज कंपोजिट्स, माइक्रोफिल्ड और फिर हाइब्रिड, ठीक है। तो मैक्रोफिल्ड जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें साइज बड़ा होगा, तो 8 to 12 माइक्रोमीटर, ये आप याद करें, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल में 1 to 5। अच्छा, आपने ये जो वैल्यूज है ना, ये बेहतर ये होगा कि आप फिलिप्स में से इसकी वैल्यूज याद करें, क्योंकि वो ऑथेंटिक होता है, उसमें जो भी आता है ना। तो स्मॉल पार्टिकल साइज 1 to 5 माइक्रोमीटर, माइक्रोफिल्ड में 0.04 से 0.4, यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, और हाइब्रिड में इन दोनों के दरमियान होंगे, माइक्रो और स्मॉल पार्टिकल्स और माइक्रो के दरमियान आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिलर साइज हमने इसको क्लासिफाई कर लिया। ऑन द टाइप ऑफ फिलर पार्टिकल्स के आपने कौन सा फिलर पार्टिकल्स यूज किया था, मिनट। ग्लास पार्टिकल्स, प्री पॉलीमराइज कोलाइडल सिलिका, ग्लास पार्टिकल्स और कोलाइडल सिलिका जिसमें दोनों यूज किया, ब्लेंडेड, और स्मॉल पार्टिकल, ग्लास पार्टिकल्स और कोलाइडल सिलिका, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरा टेबल दिया हुआ है, ये उसमें फिलिप्स में आई थिंक ये टेबल है, आपने फिलिप्स में से ये टेबल याद करना है कि कंपोजिट की कौन सी क्लास है, उसका पार्टिकल साइज कितना है, और उसकी क्लिनिकल यूज कहाँ पे है, इंडिकेशंस, ठीक है। ये क्लास आपने टेबल जो है फिलिप्स में से याद करना है, इसका क्लासिफिकेशन का, ठीक है, कि कौन सी टाइप है, उसमें फिलर पार्टिकल का क्या साइज है, और वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। अब ये आगे से ये हमने क्लासिफाई किया, अब उसकी डिटेल दी हुई है कि मैक्रोफिल्ड कहाँ कहाँ यूज होता है, उसकी क्लिनिकल कॉन्सेंट्रेशंस क्या है, और स्मॉल पार्टिकल कहाँ कहाँ है और उसकी इंडिकेशंस किधर है, माइक्रोफिल्ड, फिर हाइब्रिड। अगर आप कहते हैं, अगर किसी को इनमें से कुछ नहीं समझ आया हुआ है तो मैं करवा देती हूँ, नहीं तो मैं चाह रही थी कि अब मैं हाफ एन आवर हो गया, मैं अब सिरामिक्स का थोड़ा सा कवर करवा दूँ। लेकिन यहाँ तक आप बताएं कि इसमें से क्या चीज़ है जो मुझे करवानी चाहिए। ठीक हो गया। तो आपने ये क्लासिफिकेशन देख ली, उसकी मैंने आपको बता दिया है कि आपने पार्टिकल साइज देखना है और इंडिकेशन देखना है कि कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। ये सब क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवेटर, तो वो था केमिकल क्योर, लाइट क्योर और ड्यूल क्योर। अच्छा, इसमें हीट क्योर नहीं है, कंपोजिट्स में हीट क्योर नहीं है, वो एक्रिलिक रेजिन्स में था हीट क्योर। केमिकल क्योर, लाइट क्योर, या दोनों दोनों तरह से, ठीक है, ड्यूल कोड।
ओके, ये तो सब क्लासिफिकेशन की बात हो गई। अब आप मुझे बताएं कि आपको पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज का रिवाइज करवाने की जरूरत है? अच्छा, ये स्पेशल टाइप्स ऑफ जो कॉम्पोजिट्स हैं ये भी आपने देखना है कि उसमें फ्लोएबल कॉम्पोजिट्स हैं, ठीक है। फ्लोएबल कॉम्पोजिट्स वो हैं हैज ए रिड्यूस फिलर कंटेंट टू मेक मटेरियल फ्लो। देखिए, जितना आप जो है फिलर पार्टिकल ज्यादा करोगे, जितने आप फिलर पार्टिकल ज्यादा करोगे, उतनी मैंने बताया था विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जितना फिलर कंटेंट लो रखोगे वो उतना फ्लोएबल रहेगा मटेरियल, ठीक है। इंडिकेशंस जो है, क्लास 1 रेस्टोरेशन इन द जिंजाइवल एरियाज, यूज एज कैविटी बेस और लाइनर स्पेशली फॉर क्लास 2 preparations, यूज एज पिट एंड फिशर सीलेंट्स। दीज आर ऑल इंडिकेशंस फॉर फ्लोएबल कंपोजिट्स। ये आपने याद करनी है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जिस तरह फ्लोएबल था, ये स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपोजिट्स मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह पैकेबल बल्क फिल्ड कंपोजिट है, हैज ए फिलर पार्टिकल दैट इनहिबिट्स द फिलर पार्टिकल्स बाय स्लाइडिंग टू वन अनदर। स्टिफ होते हैं ये, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, स्टिफर है, थिकर फील है, मार्केटेड फॉर पोस्टीरियर यूज, इंक्रीज इन विस्कोसिटी एज कम्पेयर टू फ्लोएबल। इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, बेटर प्रॉक्सिमल कॉन्टेक्ट, हैंडल लाइक अमेलगम। ये ऐसे ही लगेगा जैसे आप अमेलगम, मतलब उसको अमेलगम की तरह बनाने के लिए ये अटेम्प्ट की गई है कि इसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज किया गया है और उसको उसी तरह से ही मैनिपुलेट किया गया है जैसे हम अमेलगम को करते हैं, और उसी तरह ही कैविटी में रखने की कोशिश की गई ताकि ये पोस्टीरियर दांतों के लिए इस्तेमाल हो सके। ये भी इंपॉर्टेंट है, पैकेबल कंपोजिट्स। फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट्स हैं, ठीक है। ये भी काफी डिटेल में इसका दिया हुआ है। पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज। अच्छा, दीज आर ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्थ ऑफ क्योर, ठीक है। कि मैंने आपको बताया होगा, डॉक्टर महरीन ने आपको बताया होगा कि हम जब कंपोजिट्स को की एप्लीकेशन करते हैं, जब हम उसको दांत पे लगाते हैं तो हम उसको बाय लेयर लगाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी फिलिंग उठा के दांत के अंदर रख दें और ऊपर से लाइट क्योरिंग कर दें। नो, आप उसको छोटी छोटी सी एक लेयर बना के उसको, उसकी थिकनेस मुझे अब मेरे जहन में नहीं आ रहा उसकी कितनी थिकनेस है, ये बुक से आपने देखना है कि उसकी उतनी थिकनेस लगा के फिर आपने उसको लाइट क्योर करना है, फिर उतनी ही थिकनेस दोबारा लगानी है, वो हार्ड हो जाएगा, फिर उसकी करना है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्थ ऑफ क्योर में होगा ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू द मटेरियल, कंट्रोल्ड बाय अब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय फिलर पार्टिकल साइज एंड कंटेंट, ठीक है। ये जो फिलर्स अंदर है ना, ये भी डिसाइड करते हैं कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। The concentration of the photo initiator in the composite must be such that it will react at proper wavelength and be present in sufficient concentration. आपको पता है कि इनिशिएटर की मिकदार भी इतनी होनी चाहिए, दैट इज बेंजोइल पेरोक्साइड, के वो रिएक्शन को स्टार्ट करवा सके और प्रॉपर लाइट को ऑब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। इनिशिएटर ही वो केमिकल है जिसने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करना है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉम्पोजिट्स, ठीक है। द पावर डेंसिटी ऑफ द पोलीमराइजेशन यूनिट, द ड्यूरेशन ऑफ इरिडिएशन, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने कितनी देर के लिए उस लाइट को एक्सपोज रखा टू कंपोजिट। टाइम ऑफ एक्सपोजर लो इंटेंसिटी लाइट की 80 to 40 सेकंड है, और अगर आप हाई इंटेंसिटी की लाइट यूज कर रहे हो तो 20 से 60 सेकंड भी काफी होगा टू मेक देम हार्डन, ठीक है। तो आपको वो जो देखिए, जब आपको किट दी जाती है ना कंपोजिट्स की, उसके ऊपर पूरी स्पेसिफिकेशन दी होती है कि इसकी इस लाइट की इतनी इंटेंसिटी है, इसको आपने इतनी देर के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। The distance between the emission window of the light probe and the composite to be polymerized, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितने डिस्टेंस पे वो लाइट को और उसको रखा हुआ है। तो these are all the factors that affect the depth of cure, के कहाँ तक ये जो है पोलीमराइजेशन कॉज करेगा, ये जो लाइट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें से कोई आपको क्वेश्चन हो ये सेकंड पार्ट में से? कोई भी चीज अब आपके जेहन में आ रही हो, इसमें हम थोड़ी सी डिस्कशन अगर कर लें 5 मिनट्स की, कि आपके कोई भी जेहन में आ रहा हो आपके कि मैम ये स्लाइड नहीं समझ आई, या ये कंपोजिट की ये बात नहीं समझ आई। इनिशिएटर का आपको पता लग गया, इनिशिएटर क्या होता है, एक्टिवेटर्स और इनिशिएटर का डिफरेंस पता लग गया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक लाइट एक्टिवेटेड होता है, एक केमिकल एक्टिवेटेड होता है, और ड्यूल कोर भी होता है, ठीक है।
Any question from this lecture also? ठीक ठीक। एक आपका बॉन्डिंग है साथ, बस अच्छे से आपने इस टेस्ट को भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपका पिछला टेस्ट अच्छा था इन्वेस्टमेंट वाला, उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। कॉम्पोजिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लें कि आगे भी आपने कॉम्पोजिट्स को बहुत यूज़ करना है, तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके डिसएडवांटेजेस, इसका सब, इसका इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको, ठीक है। बॉन्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है उमैद, उसमें आप देखें कि उसमें जनरेशन्स दी होंगी कि कौन कौन सी जनरेशन बॉन्डिंग की। देखें जब आपको अभी, चूंकि आप लोगों ने ये यूज़ नहीं की चीज़ें, तो आपको इनका अंदाज़ा नहीं है। बॉन्डिंग एजेंट्स वो होते हैं, कॉम्पोजिट को लगाने से पहले हम दांत के ऊपर बॉन्डिंग एजेंट लगाते हैं टू मेक देम, यानी कि कॉम्पोजिट का टूथ के साथ बॉन्ड को इम्प्रूव करने के लिए वो यूज़ बॉन्डिंग एजेंट, ठीक है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, जाहिर बात है, वो उसका एक फिलिंग का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मेरा तो पूरा थीसिस इनफैक्ट जो है वो बॉन्डिंग के ऊपर है, क्योंकि अगर जो है कॉम्पोजिट का बॉन्ड टूथ के साथ स्ट्रांग नहीं होगा तो उस फिलिंग का कोई फायदा नहीं, ठीक है। चले अभी मैं आपको अभी आप ये बताएं कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें से, तो हम थोड़ा सा, जो मैं सिरामिक्स आगे नहीं आपको पढ़ाऊंगी, मैं आपको पिछला ही रिवाइज कराऊंगी ताकि आपको ये याद हो जाए चीज़ें। डॉक्टर महरीन ने, मैंने आपको करवाया था, हमने 5 टाइप्स स्टार्ट की थी। मैं आपको वो क्लासिफिकेशन निकाल के दिखाती हूँ। हाँ जी, ये टाइप्स थी जो हमने जो है इनको कवर करना था। इसमें सबसे पहले मैंने आपको करवाई थी कंडेंस्ड सिंटर, ठीक है। उसमें ट्रेडिशनल फेल्सपैथिक पोर्सिन जैकेट क्राउन्स था। अब हम सिरामिक्स पे आ गए हैं, ठीक है। इसको हम 10 to 20 मिनट्स में इसको कवर करते हैं, ठीक है। फिर जो भी एंड पे क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा वो कर लेंगे। अच्छा, इसमें ये है कि ट्रेडिशनल फेल्सपैथिक पोर्सिन जैकेट क्राउन्स, पोर्सिन जैकेट क्राउन विद एल्यूमिनस कोर, सिरामिक जैकेट क्राउन विद ल्यूसाइट रेनफोर्स्ड कोर, ठीक है। ये कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर यूज़ किया है। तो इसको कंडेंस सिंटेड को हम 3 कैटेगरीज में चेंज कर रहे हैं। दूसरा था कास्ट ग्लास सिरामिक्स, ये भी हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था। तीसरा इंजेक्शन मोल्डेड है ग्लास सिरामिक्स आईपीएस इम्प्रेस, ये भी आपका हमने नहीं करवाया। डॉक्टर महरीन ने आपको सिर्फ कास्ट ग्लास इन्फिल्ट्रेटेड सिरामिक्स करवाया है, इसको हम आज रिपीट करेंगे। फिर आपके पीछे रह जाएंगे इंजेक्शन मोल्डेड और मिलर सिरामिक। ये जो 3 आपने अभी तक पढ़े हैं, ये आपको अच्छी तरह फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, ताकि जब ये नेक्स्ट 2 हैं आपको करवाएं तो आपको मसला ना हो, ठीक है, ये मिक्स ना हो आपको। तो मैं आपको ग्लास इन्फिल्ट्रेटेड सिरामिक्स को आज रिपीट करवाऊंगी, जो आपने कल पढ़ा, उसमें जो भी क्वेश्चन है। these are specialized core ceramics reinforced by a unique glass infiltration process। ये होता है कि इसमें जैसे आपको नाम से अंदाजा हो रहा है, इसमें हम ग्लास को इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं उसके ऊपर, सिरामिक कोर के ऊपर, ठीक है। और जो कोर मटेरियल यूज हो रहा है उसमें फिर इन तीनों को डिवाइड कर देते हैं, ग्लास इन्फिल्ट्रेटेड एल्यूमिना कोर, ग्लास इन्फिल्ट्रेटेड स्पाइनल कोर और ग्लास इन्फिल्ट्रेटेड जिरकोनिया कोर। कौन सा कोर यूज हुआ है उस पर आप इसको 3 तरह में डिवाइड कर देते हो। सप्लाइड एज ऑक्साइड पाउडर्स विद मिक्सिंग लिक्विड्स, ग्लास पाउडर एंड वेनेरिंग सिरामिक्स, ठीक है। इसको ये पाउडर और लिक्विड फॉर्म में आता है, इसको मिक्स करके फिर आप इसकी मैनिपुलेशन करते हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम ग्लास इन्फिल्ट्रेटेड एल्यूमिना कोर को देखते हैं। यूनिक ग्लास इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्लेम फॉर इंटीरियर फिक्स पार्शियल लेंसेज फैब्रिकेशन। The glass infiltration process compensates for firing shrinkage, or the final core after completion of the glass infiltration is made up of about 70% alumina and 30% glass. इन्फिल्ट्रेशन जैसे नाम से आपको जाहिर हो रहा है कि उस कोर के अंदर हमने ग्लास को इन्फिल्ट्रेट कर दिया, तो जो हमारे पास एंड पे वो आएगा, प्रोसेसेस बन के आएगा, वो 70% उसमें एल्यूमिनस कोर होगा और 30% ग्लास होगा उसके अंदर, ठीक है। इंडिकेशंस जो है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्राउन्स दोनों के लिए यूज होता है, और शॉर्ट स्पैन इंटीरियर फिक्स पार्शियल डेंचर्स, ठीक है।
कॉम्पोजिशन में इसमें मैंने आपको बताया कि एल्यूमिना में होगा 99.7%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.03% और ग्लास इन्फिल्ट्रेशन पाउडर की जो कॉम्पोजिशन है वो आपके सामने है। सिलिकॉन है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सारी आपने इसको ना देखनी है कि कितनी परसेंटेज है। ज़रूरी नहीं कि हर एक की आपको याद हो, बस मेन की आपको याद होनी चाहिए, जैसे एल्यूमिना है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया कि ग्लास इन्फिल्ट्रेटेड सिरामिक्स है, जिसको हम फर्दर 3 में डिवाइड करते हैं। ग्लास इन्फिल्ट्रेशन जो है मींस के उस सिरामिक्स में आपने ग्लास को इन्फिल्ट्रेट कर दिया, ठीक है। फैब्रिकेशन अब इसकी बताई थी डॉक्टर मेरी ने आपको कि इसमें हम 2 तरह के डाई मटेरियल बनाते हैं। 2 डाइज आर प्रिपेयर्ड, वन इन स्टोन एंड अदर इन रिफ्रैक्टिव डाई मटेरियल। अच्छा, अब होता क्या है कि आप मैयट क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिना पाउडर, और आपको मैंने बताया था कि ये पाउडर लिक्विड फॉर्म में आता है, तो वो एल्यूमिना पाउडर को आपने पानी के साथ मिक्स करके, सॉरी, जो भी इसका लिक्विड हमारे साथ दिया हुआ है उसके साथ मिक्स करके, एंड अ ड्रॉप ऑफ एडिटिव लिक्विड इन विटासोनिक स्पेशल अल्ट्रासोनिक यूनिट फॉर मिक्सिंग, उसमें मिक्स करके आपने अब उसको डाई के ऊपर लगाना है। द प्रिपेयर्ड स्लिप शुड बी स्मूथ एंड होमोजीनियस। द स्लिप इज अप्लाइड ऑन टू द रिफ्रैक्टिव डाई यूजिंग स्लिप कास्ट मेथड। The slip should not be allowed to dry out until the coping is complete. The process is continued until an alumina coping of sufficient thickness is obtained. अच्छा, अब आपने अलुमिना को उस लिक्विड के साथ मिक्स किया और आपने उसके ऊपर लगाना है वो जो डाई आपने बनाया हुआ है, रिफ्रैक्टरी डाई बनाया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर उसकी कोपिंग बनानी है। The fragile slip cast alumina coping is dried at 120 डिग्री C for 2 hours। 2 घंटे के लिए आपने उसको ड्राई करना है। द कोपिंग इज सिंटेड, फिर उसको हीट करना है 1120 डिग्री सी पे 10 घंटे के लिए। द कोपिंग इज सिंटर्ड, जो लुमिना की कोपिंग आपने बनाई थी उसको 10 घंटे के लिए आपने सिंटरिंग करनी है। आफ्टर सिंटरिंग इज कंप्लीट, द कोपिंग्स आर टेस्टेड फॉर क्रैक्स यूजिंग अ स्पेशल डाई। अब जब वो कोपिंग आ गई आपके पास अलुमिना की, उसके ऊपर अब आपने ग्लास इन्फिल्ट्रेशन करनी है, ठीक है, क्योंकि ये ग्लास इन्फिल्ट्रेटेड सिरामिक्स है ना, तो सबसे पहले हमने लुमिना की कोपिंग बनाई, अब हमने उसके ऊपर ग्लास इन्फिल्ट्रेशन करनी है, द 6th स्टेप, ठीक है। ग्लास पाउडर इज मिक्स विद डिस्टिल्ड वाटर, 1 or 2 थिक कोट्स 1 to 2 millimeters is applied onto the sintered alumina coping and fired for 2 to 3 hours। ज़ारा सिंटरिंग आपको पहले भी उसमें बताया, पहले लेक्चर्स में भी, कि उसको हीट करना। सिंटर्ड होता है कि आपस में जुड़ जाना, फ्यूज कर जाना पाउडर का, ठीक है, तो उसमें फ्यूज करने के लिए हम उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सिंटरिंग। द पाउडर विल फ्यूज टुगेदर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंटरिंग, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि ग्लास इनफिल्ट्रेशन हम कैसे करते हैं। ग्लास पाउडर इज मिक्स विद डिस्टिल्ड वाटर, 1 or 2 थिक कोट्स इज अप्लाइड onto the sintered alumina coping and fired for 2 to 3 hours at 1110 degrees C on a platinum foil. The glass melts and infiltrates into the porous alumina coping through capillary reaction। अब वो देखिए इन्फिल्ट्रेट करेगा इन alumina coping, ठीक है। The excess glass forms a glassy layer on the surface which is trimmed off using special diamond burrs। The coping is then built up using special veneering ceramics। अभी इसके एडवांटेजेस में आ जाता है ग्लास इनफिटेड एल्यूमिना जो है इसको विद एल्यूमिना कोर, गुड फिट एंड मार्जिनल एडेप्टेशन, गुड स्ट्रेंथ, ठीक है, व्हेन कंपेयर टू ऑल सिरामिक है। डिसएडवांटेजेस ये है कंपैरेटिवली लेस एस्थेटिक बिकॉज ऑफ द ओपेसिटी ऑफ द एल्यूमिनस कोर। इसकी रेडियो ओपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इसकी एस्थेटिक्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। क्वाइट टीडियस टू फैब्रिकेट, इसका जो मेथड ऑफ फैब्रिकेशन है वो थोड़ा सा टायरिंग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फ्रैक्चर्स ओकेजनली, ठीक है, ब्रिटल होता है ये। In addition to inlays on it, veneers and low stress crowns, this material can be used to construct low stress interior fixed partial dentures, ठीक है। For people allergic to metal based restorations, आप ये यूज कर सकते हो। जिन पेशेंट्स को एलर्जी है मेटल से, उनमें आप ये यूज कर सकते हो। और वेयर एस्थेटिक्स इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल। तो ये हो गया इन सीरम स्पाइनल, इन सीरम एल्यूमिना। अब हम इन सीरम स्पाइनल यानी कि स्पाइनल जिसमें कोटिंग यूज होगी वो ग्लास इन्फिल्ट्रेटेड एल्यूमिना स्पाइनल
ठीक है, सॉरी ग्लास इनफिल्ट्रेटेड स्पाइनल, इसका हम देख लेते हैं कि एग्जैक्ट इसकी हम कैसे टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। ग्लास इनफिल्ट्रेटेड एल्यूमिना कोर हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ग्लास इनफिल्ट्रेटेड इन सीरम स्पाइनल। ठीक है, इट इज एन ऑफशूट ऑफ इन सीरम एल्यूमिना, इट यूजेस स्पाइनल। स्पाइनल एक्चुअली क्या है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें मैग्नीशियम ऐड कर दिया गया है। द फैब्रिकेशन प्रोसेस इज क्वाइट सिमिलर टू दैट फॉर इन सीरम एल्यूमिना, उसी तरह इसकी फैब्रिकेशन होगी जैसे उसमें हमने 2 डाई बनाए थे, फिर सिंटरिंग की थी, कोपिंग बना के उसके ऊपर फिर हमने ग्लास जो है मेल्ट करके डाला था, उसी तरह ये है। लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, वो उसकी ओपेसिटी ज़्यादा थी, यहाँ पे ट्रांसल्यूसेंसी ज़्यादा है। इट्स हाई ट्रांसल्यूसेंसी मेक्स इट अ मटेरियल ऑफ चॉइस फॉर क्राउन्स एंड रेस्टोरेशंस इन एस्थेटिक एंड स्ट्रेस फ्री जोन्स। ठीक है, contraindications क्या है, the high translucency contraindicates in a situation where the underlying tooth structure is severely discolored and needs to be masked। देखिए ओपेक मटेरियल्स हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमने अंडरलाइंग कलर को छुपाना हो। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स हम अगर वहाँ यूज करेंगे तो नीचे से वो कलर नजर आएगा दांत का डिस्कलर, तो ये वहाँ पे कंट्राइंडिकेटेड है, जहाँ पे नीचे टूथ जो है वो डिस्कलर्ड है, तो वहाँ पे आप इसे यूज नहीं करोगे। ठीक हो गया, और इसकी मेथड ऑफ फैब्रिकेशन जो है वो बिल्कुल सिमिलर है टू दैट ऑफ एल्यूमिना। ठीक है, और मेथड ऑफ फैब्रिकेशन भी उससे बहुत ज्यादा मैच करता है। इन सीरम जिरकोनिया, तीसरा जो है वो ग्लास इनफिल्ट्रेटेड विद जिरकोनियम कोर। ठीक है, zirconia is a naturally occurring mineral. Crystals of it are used as substitute for diamond. In serum zirconia is the strongest of the 3 glass infiltrated core materials. ये तीनों में से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो इन सीरम जिरकोनिया है। इसमें कॉम्पोजिशन बताएंगे आपके, जिरकोनिया 30% है और एल्यूमिना 70% है। तीनों में देखिए एल्यूमिना यूज हुआ है। ठीक है, इट्स हाई स्ट्रेंथ मेक्स इन मटेरियल ऑफ चॉइस फॉर पोस्टीरियर क्राउन्स, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ सब में ज्यादा है तो ये पोस्टीरियर क्राउन्स के लिए और हाई स्ट्रेस एरियाज के लिए यूज होता है। इन केसेस वेयर देयर इज सीवियर डिस्कलरेशन इन सीरम जिरकोनिया हेल्प मास्क डिस्कलर टीथ बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर ओपेसिटी, इसकी भी ओपेसिटी। इन तीनों में से जो ट्रांसल्यूसेंट था वो इन सीरम स्पाइनल था, और इन सीरम जिरकोनिया और एल्यूमिना जो सबसे पहले हमने पढ़ा है वो दो रेडियोपेक थे, रेडियोपेक नहीं सॉरी ओपेक हम उसे बोलेंगे। इट इज नॉट पर्टिकुलरली सूटेड फॉर एस्थेटिक जोन बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर ओपेसिटी। ठीक है, इसकी ओपेसिटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से इसको एस्थेटिक्स यानी इंटीरियर दांतों में नहीं यूज कर सकते, उसके लिए इन सीरम स्पाइनल जो है वो इंडिकेटेड है। जहाँ पे आपको एस्थेटिक्स चाहिए होती है वहाँ पे आप ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स को यूज करते हो। ठीक है, ये आपका हो गया तीसरा जो हमने ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरामिक्स। मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या कवर कर लिया। तो आपका हो गया सबसे पहले कंडेंस सिंटर्ड भी आपने पढ़ लिया, कास्ट ग्लास सिरामिक्स भी पढ़ लिया, स्लिप कास्ट ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरामिक्स में आपको आज मैंने रिवाइज करवाया ग्लास इनफिल्ट्रेटेड एल्यूमिनस कोर्स रेस्टोरेशंस, ग्लास इनफिल्ट्रेटेड स्पाइनल कोर रेस्टोरेशंस और ग्लास इनफिल्ट्रेटेड जिरकोनिया कोर। ग्लास इनफिल्ट्रेटेड एल्यूमिनस कोर और जिरकोनिया कोर आर ओपेक एंड ग्लास इनफिल्ट्रेटेड स्पाइनल कोर आर ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, अच्छा अब आपको इन तीनों में से कोई मसला है तो आप बता दें। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम करवाएंगे इंजेक्शन मोल्डेड दैट इज कॉल्ड आईपीएस इम्प्रेस जो है ग्लास सिरामिक वो करवाएंगे, और मिलर सिरामिक रेस्टोरेशन आर कोर्स, ये 2 आपके रह गए हैं बस। ठीक है, अगर आप कहते हैं मैंने आपको उस दिन कास्ट ग्लास सिरामिक्स करवाया था, इसको भी रिवाइज करवा दूं, हमारे पास टाइम तो है। अभी मुझे आप बताएं कि आपको कौन से सिरामिक्स में मसला आया है या कौन सा में समझने में, जैसे ज़ाहरा ने सिंटरिंग का पूछा, कोई टर्मिनोलॉजी आपको अभी तक जो बेशक वो मैं बताइए, आप दोबारा से पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी टाइप ऑफ सिरामिक?
क्लास कोई क्वेश्चन नहीं इसमें से? सिरामिक्स में से कोई क्वेश्चन आप करना चाहें? ठीक है। तो जो मैं मेरा लेक्चर था सैटरडे को, वो आपका कास्टेबल ग्लास सिरामिक था। जैसे इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि ये कास्टिंग के प्रोसेस के जरिए हमने इसको फैब्रिकेट किया। ग्लास सिरामिक्स आर मटेरियल्स दैट आर इनिशियली फॉर्म्ड एज ग्लास एंड देन ट्रांसफॉर्म इनटू सिरामिक यूजली बाय कंट्रोल्ड हीट ट्रीटमेंट। इसमें हम सिरामिक का प्रोसेस करते हैं जिससे वो ग्लास में क्रिस्टलाइजेशन होती है और वो पार्शली सिरामिक में चेंज हो जाता है। ठीक है। इसमें जो है कास्टेबल था और प्रेसेबल था। दो तरह के प्रोसेस थे। एक सिरामिक मैंने आपको बताया था। इट इज क्वाइट अनलाइक द प्रीवियसली मेंशन, ये बाकी पोर्सलिन से बहुत डिफरेंट होता है। डाइकोर जो है इसमें मेनली यूज होता है। ठीक है। और इट्स प्रॉपर्टीज आर मोर क्लोजर टू दैट ऑफ ग्लास, क्योंकि इसमें इनिशियली तो वो ग्लास ही है ना, जिसमें बाद में वो क्रिस्टलाइजेशन हुई और वो सिरामिक में चेंज हो गया। इट्स प्रॉपर्टीज आर मोर क्लोजर टू दैट ऑफ ग्लास एंड इट्स कंस्ट्रक्शन इज क्वाइट डिफरेंट। इट इज द ओनली पोर्सलिन रेस्टोरेशन मेड बाय सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। द सब्सिक्वेंट सिरामिक प्रोसेस मैंने बताया था कि वो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स है इन दैट ग्लास। ठीक है। तो फिर मैंने आपको बताया था कि डाइकोर ग्लास सिरामिक्स वेरी एस्थेटिक्स। इट इज बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर ट्रांसल्यूसेंसी। जो भी मटेरियल ट्रांसल्यूसेंट होगा ना, उसकी एस्थेटिक बहुत अच्छी होगी। ठीक है। और यूजेस में आपको बताया था कि इनलेज, ऑनलेज, विनेयर्स एंड लो स्ट्रेस क्राउन्स। एडवांटेजेस में ईज ऑफ फैब्रिकेशन है, बनाना आसान है, गुड एस्थेटिक्स है, इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर टफनेस है, गुड मार्जिनल फिट है, वेरी लो प्रोसेसिंग श्रिंकेज है और लो अब्रेजन ऑफ अपोजिंग टीथ है। डिसएडवांटेज ये है कि इनएडिक्वेट स्ट्रेंथ ऑफ पोस्टीरियर यूज और इंटरनल कैरेक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल, हैज टू बी स्टेन एक्सटर्नली टू इम्प्रूव एस्थेटिक्स। फिर आपको मैंने इसकी फैब्रिकेशन बताई थी कि वैक्स पैटर्न, जिस तरह कास्टिंग के किसी भी प्रोसेस में हम सबसे पहले वैक्स पैटर्न कंस्ट्रक्ट करते हैं, सिमिलरली कास्टेबल ग्लास सिरामिक में हम सबसे पहले द वैक्स पैटर्न इज कंस्ट्रक्टेड एंड देन इन्वेस्टेड इन ए रिफ्रैक्टिव मटेरियल लाइक अ रेगुलर कास्ट मेटल क्राउन। कोई भी रिफ्रैक्टिव मटेरियल, इन्वेस्टमेंट मटेरियल में हम उसको रखते हैं। आफ्टर वैक्स बर्न आउट ग्लास जो इनगॉट्स है और मेल्टेड एंड कास्ट इनटू द मोल्ड कैविटी, उसी तरह हम उसको मोल्ड कैविटी में डालेंगे। द ग्लास कास्टिंग इज fully recovered from the investment. The glass restoration is then covered with an abatement and अब हम उसको heat treatment करेंगे ताकि उसमें crystallization हो. Ceramic is a heat process by which the glass is strengthened. Ceramic results in the development of microscopic crystals of mica which improves the strength and toughness of glass. देखें glass itself तो बहुत ज़्यादा weak है ना, तो उसकी toughness को और उसकी strength को improve करने के लिए हम उसमें ceramic process करेंगे. Ceramic process is the formation of crystals within the glass. ठीक है। The ceramic glass can be built up with special veneering porcelain and fire to complete the restoration. ठीक है। इन दोनों को आपने, और इसी तरह ही ये भी ट्रांसल्यूसेंट था। ठीक है। ये भी ट्रांस, और अब आप मुझे बताएं, ये भी ट्रांसल्यूसेंट था। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि आपको तीन तरह के हमने ग्लास इनफिल्ट्रेटेड बताए थे, उसमें से ट्रांसल्यूसेंट कौन सा था? जल्दी से जो पहले मैसेज कर देगा। जो तीन इन सीरम स्पाइनल, इन सीरम जिरकोनिया, या तो सबसे पहले वाला था विद लुमिनस ग्लास इनफिल्ट्रेटेड विद लुमिनस कोर। इन सीरम जो सिंपल इन सीरम था। इन तीनों में से ट्रांसल्यूसेंट कौन है, कौन सा वाला है? यस, वेरी गुड। उसामा का सबसे पहले इन सीरम स्पाइनल इज ट्रांसल्यूसेंट। यस। और जो इन सीरम जो सिंपल एल्यूमिनस है वो रेडियो, वो ओपेक है। और जो लास्ट वाला मैंने आपको पढ़ाया जिरकोनिया, वो भी ओपेक है। तो जो बीच में एस्थेटिकली प्लीजिंग कौन सा हुआ फिर? इन सीरम स्पाइनल, जहाँ पे एस्थेटिक रिक्वायर्ड है। इसी तरह से कास्टेबल ग्लास सिरामिक जो है जिसमें डाइकोर है वो भी ट्रांसल्यूसेंट है। ठीक है। चलें, ये हमारे एक ही मैंने आपको ट्रिया स्टेबलाइज जिरकोनिया भी बताया था। ठीक है। अच्छा, और ऑल सिरामिक रेस्टोरेशंस वो होते हैं जिसमें मेटल की वो नीचे बेस यूज नहीं होती, और मेटल सिरामिक वो होंगे जिसमें मेटल की नीचे बेस यूज होगी। ठीक है।
क्लास अब आप बताएं, इसमें से तो कोई क्वेश्चन नहीं है पीछे से कोई भी रिपीट करवाना हो, कोई प्रोसीजर आपको ना समझ आया हो, कुछ भी रिपीट करवाने की जरूरत है? अब आप वी आर लेफ्ट विद द टू टाइप्स ऑफ कंपोजिट्स, दैट इज आईपीएस इम्प्रेस इंजेक्शन मोल्डेड और मिलर सिरामिक रेस्टोरेशन। मैं ये नहीं करवा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको मिक्सअप ना हो जाए। आपने नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले इनको पढ़ के आना है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इनको पढ़ के आना है, तभी आपको ये आगे वाले दोनों की समझ आएगी। ठीक है, कल के टेस्ट की आपकी कैसी प्रेपरेशन है? पैथोलॉजी का टेस्ट है, क्या टॉपिक है कल का आपका? कौन से चैप्टर का है? इस हफ्ते चूंकि आपके 2 टेस्ट है, इसलिए मैंने आपको आगे रिवाइज, बेहतर यही समझा कि आपको हम रिवाइज करवा दें। अच्छा, माइक्रो, ठीक है ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नो प्रेपरेशन। अच्छा, आप लोगों का ये जो ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, इसमें आपको टाइपिंग में तो नहीं मसला आता? यानी कि टाइम, जितना आपको टाइम दिया जाता है, कुछ लोगों की टाइपिंग स्पीड ज़्यादा होगी, कुछ की कम होगी? आता है। और आप लोग लैपटॉप से करते हो या मोबाइल फ़ोन से ये सारा अपना कर रहे हो, जूम का जो भी है? ज़्यादातर आप लोगों की क्लास में से मोबाइल के थ्रू इसको करते हैं या लैपटॉप के थ्रू? ठीक ठीक ठीक, दोनों यूज़ करते हैं। तो कोई मसला आप लोगों को अच्छा, अगर आपसे फीडबैक लिया जाए तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये ऑनलाइन जो भी प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इसको मतलब आपको इससे आप क्या समझते हो कि ये आपके लिए कैसा है? आपका कोर्स भी कवर हो रहा है? हम्म। और घर अच्छा गंदा लग रहा है सही, लेकिन देखें आप जो सिचुएशन थी, बस टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, बिल्कुल सीरत ऐसा ही है कि देखें अगर हमारे पास ये भी ना होता तो ये टाइम तो आप लोगों का ये सारा बहुत स्पीड से कोर्स खत्म हो रहा है, बिल्कुल कोर्स भी आपका खत्म हो रहा है। और दूसरा ये कि देखें टाइम वेस्ट ही था ना ये पूरे दौरान आप लोगों ने घर बैठ के, तो इससे देखें आप लोगों को लेक्चर्स भी हो रहे हैं, और मेरा ख्याल है ये लेक्चर्स आपको अंडरस्टैंड आप कर रहे हो। मुझे जहाँ तक मेरा लगता है, क्योंकि कोशिश तो हमारी यही होती है कि ऑनलाइन लेक्चर्स में आपको उसी तरह पढ़ाएं जैसे हम लाइव लेक्चर्स में। अच्छा, और कॉलेजेस में तो ऐसा बिल्कुल नहीं। नहीं, आई थिंक उमैद ये राशिद लतीफ में भी ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन चल रहा होगा और भी कॉलेजेस में। एक्चुअली मेरा किसी के साथ कांटेक्ट नहीं है। अब पता नहीं एग्जाम का क्या आप लोगों का एग्जाम कब होगा, इसका कोई नहीं? डिमोट में नहीं हो रहा, अच्छा। वो लोग क्यों नहीं वैसे करवाना चाहिए उनको भी, गवर्नमेंट वालों को भी करवाना चाहिए, क्योंकि इससे ये होना था कि आप लोगों का साल वेस्ट नहीं होगा। अगर वो लोग नहीं करवाते तो वो फिर टाइम मांगेंगे अपना कोर्स कवर करवाने के लिए। चले इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा, जो हमारे पास मुश्किल वक्त आया हुआ है इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे, इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी है। अच्छा, और सब लोग ठीक ठाक हैं? किसी को आप लोगों की क्लास में से किसी को कोई ऐसा मसला हुआ हो किसी की फैमिली के साथ, या कोई अल्लाह माफ करे किसी को? सब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी जो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि अभी रिलेटिव्स में से भी लोगों को निकलना शुरू हो गया है कि कोई कोविड पॉजिटिव है, कोई इस तरह। क्लास का मैंने कहा पूछ लूं।
वेरी गुड। बस आप लोग अपने घरों में रहें। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र ठीक है। हम लोग सिर्फ ये आप लोगों के लेक्चर के लिए ही निकलते हैं और तो कहीं नहीं जाते, कोई इस तरह का नहीं है। आगे अल्लाह ताला बेहतर करें, बस जल्दी ये अल्लाह ताला आप लोगों को ठीक ही रखे इंशाल्लाह। चलें ठीक है जी, अभी टाइम हो गया है। कोई भी मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, हम इससे बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज करके पूछ लें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।